हेलो बच्चों, मैं निशा सालवी राजस्थान सरकार एवं वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं और इसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। तो बच्चों, आज हम देख रहे हैं 12th क्लास का सेकंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर हम अच्छे से कर चुके हैं विद क्वेश्चन आंसर। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर का भी भाग 1, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि पुंकेसर व लघु बीजाणुधानी, दैट मीन्स कि जो आवृतबीजी पादप है उसमें हमने देखा था कि पुष्प में जनन अंग पाया जाता है, फिर हमने देखा था कि उसके अंदर भी जो पुमंग है जो कि नर जनन अंग है, आज हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ में। पहला है आवृतबीजी पादपों में जनन अंग क्या है? पुष्प। क्या है जनन अंग आवृतबीजी पादपों में? पुष्प। लैंगिक जनन की क्रिया पुष्पों में संपन्न होती है, जैसा कि हम चैप्टर फर्स्ट में थोड़ा सा पढ़ चुके हैं। ठीक है। पुष्प क्या है? एक रूपांतरित प्ररोह है। पुष्प में पुष्प वृंत के शीर्ष पर पर्व व पर्व संधियां सतत रूप से होती है। मतलब पुष्प में जो पुष्प वृंत होता है, जैसा कि हमने डायग्राम में देखा था, ये पुष्प वृंत है, यहाँ पर पर्व व पर्व संधियां होती है, यानी कि इंटरनोड एंड नोड्स। ठीक है। पर्व संधियों पर बंधे यानी कि स्टेराइल, बंधे यानी कि स्टेराइल। स्टेराइल का मतलब क्या होता है या बंधे क्या होता है? जो कि जनन करने में सक्षम ना हो। मतलब जनन अंग तो है, लेकिन कुछ न कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिसकी वजह से वो जनन क्रिया करने में असक्षम हो, उसको हम कहते हैं बंधे यानी कि स्टेराइल। उर्वर यानी कि फर्टाइल, जो कि निषेचन की क्रिया करने में सक्षम हो, कैपेबल हो। ठीक है। उपांगों के रूप में पुष्प पत्र जो है, क्या है? पुष्प पत्र जो है व्यवस्थित रहते हैं, मैनर वे में रहते हैं। इसी कारण पुष्प को बीजाणु पर्णधारी प्ररोह भी कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि पुष्प को बीजाणु पर्णधारी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर उपांग पाए जाते हैं और बंधे भी पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं? स्टेराइल भी हो सकते हैं और फर्टाइल भी हो सकते हैं। ठीक है। और हम क्या कह रहे हैं कि ये आप जो डायग्राम देख रहे हो, ये किसका है? हमारे पुष्प का है, जिसमें हमने 4 चक्र देखे थे, वोल्स देखे थे, जो कि 2 तो आवश्यक चक्र थे और 2 हमारे सहायक चक्र थे। अब पुष्प के भाग या चक्र क्या है? ठीक है। पुष्प के 4 भाग होते हैं, यानी कि 4 चक्र होते हैं। भारे दलपुंज चक्र, एक सदस्य भारे दल कहलाएगा। दलपुंज चक्र, एक सदस्य दल कहलाएगा। पुमंग चक्र, एक जो है पुंकेसर कहलाएगा। और जायांग, जिसमें स्त्री केसर हम जिसको कहते हैं। ठीक है। अब पुंकेसर व लघु बीजाणुधानी क्या होती है, वो हमारा मेन टॉपिक है कि पुंकेसर क्या है और लघु बीजाणुधानी क्या है। देखो बच्चों, अब अपना कॉपी पेन नहीं रखा है तो फटाफट से रख लो, पॉज करो और फटाफट से कॉपी पेन ले लो। क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। जब तक बेसिक चीज़ें नहीं आएगी ना, आगे और टफ चैप्टर्स आएंगे और लैंग्वेज भी टफ आएगी। फिर मत बोलना कि मैम हमें ये चैप्टर समझ में नहीं आया। क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि लैंग्वेज टफ हो और मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बात कर रही हूँ, है ना, जो अपन एक कॉमन लैंग्वेज में बात करते हैं वो वाली लैंग्वेज में बात करी, तो आपको चीज़ें वहाँ आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है। फटाफट कॉपी पेन ले लो। पुंकेसर व लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है। पुंकेसर व लघु बीजाणुधानी। नर जनन अंग क्या है? पुंकेसर है, यानी स्टैमिन। क्या बोलते हैं हम? पुंकेसर, स्टैमिन बोलते हैं। इसे लघु बीजाणुपर्ण क्या कहते हैं? इसे लघु बीजाणुपर्ण भी कहते हैं, यानी कि माइक्रोस्पोरोफिल। ठीक है। पुंकेसर के बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। क्या होता है? पुंकेसर का 3 भाग होते हैं। ये देखो, ये पुंकेसर है हमारा, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, ये तो क्या है? परागकोश, जहाँ पर पराग कणों का निर्माण होता है स्फुटन होने के बाद में। ठीक है। फिर हम कह रहे हैं ये जो आप एक डंडी सी देख रहे हो, ये क्या है? पूतंतु है, ये फिलामेंट स्ट्रक्चर है। अब ये जो परागकोश है और जो पूतंतु है आपस में जुड़े हुए हैं। ये जुड़े हुए क्यों है? क्योंकि यहाँ पर योजी पाई जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर 3 भाग हो गया। एक तो परागकोश, जहाँ पे पराग कणों का निर्माण होता है, फिर होता है पूतंतु और एक होता है योजी। ठीक है। अब पूतंतु क्या है? यानी कि हम इस फिलामेंट स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? इस फिलामेंटस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। ये पुंकेसर का लंबा व्रतनुमा पार्ट है। हाँ या ना? देख लिया, व्रतनुमा यानी कि एक डंठल के समान, जिसके शीर्ष पर परागकोश स्थित होता है। शीर्ष पर क्या है? परागकोश है। हाँ या ना?
परागकोश क्या है? अब हम बात कर रहे हैं दूसरे वाले पार्ट की, जिसके बारे में परागकोश है और यहाँ पर पराग कणों का निर्माण होता है। परागकोश में 2 पत्तियां होती है, ये देख रहे हो, एक और ये 2, एक पत्ती और 2 पत्तियां, 2 पत्तियां होती है, यानी कि सॉरी यहाँ पर आएगा 2 पालियां। ठीक है बच्चों, कभी कभी लिखने में हमारे से मिस्टेक हो सकती है। यहाँ पर 2 पालियां पाई जाती है जिसको हम लोब्स कहते हैं। ठीक है, एक दूसरे से योजी द्वारा संधित रहती है। अब योजी क्या करती है? इसको कनेक्ट करती है। ठीक है, परागकोश की प्रत्येक पाली में 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। अब ये देखो, ये जो है ये परागकोश का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आप देख रहे हो ये 2 पालियां पाई जाती है। ठीक है, एक पाली ये और एक पाली ये। ठीक है, मैं इधर बनाती हूँ एक बार डायग्राम, आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये और ये 2 पालियां पाई जाती है। ठीक है, हमने कहा 2 पालियां पाई जाती है। परागकोश की प्रत्येक पाली में, यानी एक पाली ये एक पाली ये, इस प्रत्येक पाली में 2 प्रकोष्ठ, एक प्रकोष्ठ ये और एक प्रकोष्ठ ये, यानी कि कितने हो गए? 1 2 3 और हमारे हो गए 4 प्रकोष्ठ हो गए। 2 पालियां हैं, एक पाली में 2 प्रकोष्ठ, तो 2 पाली में कितने? 4 प्रकोष्ठ। हाँ या ना? जिन्हें परागकोश या परागपुट या लघु बीजाणुधानी कहते हैं। आया समझ में? तो ये जो डायग्राम बना है वो किसका बना है बच्चों? ये बना है लघु बीजाणुधानी का। आया? फिर हम देखते हैं द्विपालित परागकोश 4 लघु बीजाणुओं से युक्त होता है, यानी कि ये देखो द्विपालित हो गया, 2 पालियां हैं, 4 यहाँ पे हमारे पास प्रकोष्ठ है, तो 4 लघु बीजाणुधानी हो गई। आया समझ में? लघु बीजाणुधानियों में से लघु बीजाणु या पराग कणों का निर्माण होता है, और इन्हीं 4 प्रकोष्ठों में क्या होता है? लघु बीजाणु जो है, लघु बीजाणुओं का या फिर पराग कणों का निर्माण होता है। आपसे पूछा जा सकता है पोलन ग्रेन्स का निर्माण कहाँ होता है, तो आप क्या बोलोगे? लघु बीजाणुधानी में। अब लघु बीजाणु कहाँ सिचुएटेड है? परागकोश के अंदर प्रकोष्ठ में। ठीक है, फिर मालवेसी कुल पादपों में ये एक एक्स्ट्रा चीज है कि मालवेसी कुल के जो पादप है वहां पर परागकोश एक पालित है, यानी कि एक ही पाली पाई जाएगी। एक पाली होगी तो 2 ही प्रकोष्ठ होंगे ना भाई, पाली एक है, प्रकोष्ठ 2 है, सिंपल सी बात है। यहाँ 4 की तो कोई गारंटी नहीं, क्योंकि पाली ही एक है। आया समझ में? अब है योजी। योजी एक मध्य जो उत्तक होता है बांधने का, जोड़ने का, वो है कनेक्टिव टिश्यू टाइप का। ठीक है, लघु बीजाणु जनन। अब हम देख रहे हैं कि आखिरकार लघु बीजाणु जनन यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम कैसे होता है। ठीक है, परागकोश विकास की प्रारंभिक अवस्था में एक सुनिश्चित बाह्य अवस्था द्वारा अवतरित रहता है। ठीक है, जो परागकोश है, ठीक है, जो अभी हमने संरचना देखी, ये परागकोश क्या होता है? एक बाहरी त्वचा द्वारा क्या होता है? ढका रहता है, और इसमें अविभेदित कोशिकाएं पाई जाती है जो कि समरूपी होती है। ठीक है, क्या बोला मैंने? परागकोश की जब प्रारंभिक अवस्था होती है, विकास की जो प्रारंभिक अवस्था होती है, उस दौरान ये एक आवरण से ढका रहता है जिसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस बाह्य अवस्था। ठीक है, इन बाह्य अवस्थाओं द्वारा अवतरित कुछ कोशिकाएं होती है जिसको हम अविभेदित कोशिकाएं बोलते हैं, और ये आपस में कैसे होती है? समरूपी, यानी कि समान। पहली लाइन क्लियर? ठीक है, दूसरी लाइन पे आ जाओ। संरचनात्मक परिवर्तनों के बाद में अब क्या हुआ? इस वाली जो संरचना थी अभी एपिडर्मिस थी जहां पर, और हम कह रहे हैं कि अविभेदित कोशिकाएं पाई जाती है, वो भी समान रूप वाली। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ संरचनात्मक परिवर्तन हो रहे हैं, कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से प्रत्येक परागपुट, 4 परागपुटों का विभेदन होता है, यानी कि 4 परागपुट हमें मिल जाएंगे, और प्रत्येक परागपुट में अधस्त्व कोशिकाएं पाई जाएंगी जिनको हम बोलते हैं हाइपोडर्मल सेल्स। यानी कि ये देखो, ये हमारा पुंकेसर था, यहाँ पर ये एक पाली, ये 2 पाली, यहाँ पर एक प्रकोष्ठ, दूसरा प्रकोष्ठ, तीसरा प्रकोष्ठ और चौथा प्रकोष्ठ। इस प्रकोष्ठ में हमारे पास क्या आ रहे हैं? परागपुट आ रहे हैं, और इस परागपुट में हमारे पास अधस्त्व कोशिकाएं हैं, हाइपोडर्मल सेल्स हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? हाइपोडर्मल सेल्स की कोशिकाएं आकार में एक बड़ी सघन जीव द्रव्य से युक्त होती है। जो कोशिकाएं होती है इसके अंदर, हाँ, जिनको हम प्रप्सु कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रप्सु कोशिकाएं। ये प्रप्सु कोशिकाएं कैसी है? आकार में बड़ी है, सघन है, जीव द्रव्य जो है वो कैसा है? गाढ़ा है, संधृत है। ठीक है,
परागकोश का परिवर्धन सुबीजाणुधानीय प्रकार का होता है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि जो परागकोश है उसका जो परिवर्धन है वो कैसा है, तो आप बोलेंगे सुबीजाणुधानीय प्रकार का होता है। सुबीजाणुधानीय परिवर्धन में से एक से अधिक परागपुट का परिवर्धन होता है। क्या होता है? एक से अधिक परागपुट का निर्माण यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। प्रत्येक प्रपसु कोशिकाएं, कहाँ थी प्रपसु कोशिकाएं? जहां पर अभी हमने बोला हाइपोडर्मल सेल है, वहां पर कोशिकाएं प्रेजेंट है, प्रपसु कोशिकाएं जो कि सघन जीव द्रव्य वाली है। बड़ी कोशिकाएं, याद आ गया, वो प्रपसु कोशिकाएं। इस प्रपसु कोशिकाएं में कौन सा विभाजन हो रहा है? परिणत विभाजन हो रहा है, जिसकी वजह से दो कोशिकाएं बन रही है। देखो बच्चों, ये हमने क्या देखा, इस तरीके से, ठीक है, प्रत्येक परागपुट देखा। हमने कहा कि पुंकेसर की जो प्रारंभिक अवस्था है, सॉरी, परागकोश की जो प्रारंभिक अवस्था है उसमें हमें क्या मिला? कोशिकाएं मिली, ठीक है, अधस्त्व कोशिकाएं मिली। अधस्त्व कोशिकाएं में भी हमें क्या मिला? हाइपोडर्मल सेल्स मिली। हाइपोडर्मल सेल्स में जो हमें मिला वो क्या मिला? प्रपसु कोशिकाएं मिली। अब इस प्रपसु कोशिकाओं में क्या हुआ? परिणत विभाजन हुआ। क्या हुआ बच्चों? परिणत विभाजन हुआ और प्राथमिक भित्ति कोशिका, और उससे हमें क्या मिली? दो कोशिकाएं मिली। कौन कौन सी? प्राथमिक भित्तीय कोशिका, जिसको हम बोल रहे हैं प्राइमरी पैरेलियल सेल्स। दूसरी है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। देखो नाम में भी है प्राथमिक भित्तीय कोशिका, जो भित्ति का निर्माण करेगी आगे जाके, और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका जहां से स्पोर्स का निर्माण होगा। ठीक है, दो कोशिकाएं बन गई। परागकोश भित्ति का निर्माण कैसे होगा? प्रारंभिक भित्ति से, है ना। बीजाणु, जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, उसका निर्माण कौन करेगा? प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका करेगी, या फिर बीजाणु जनन कोशिकाओं का निर्माण मात्र कोशिका से होगा। क्लियर हो गई? अब देखो, ये जो चीज अभी तक हमने जो बोली ना, अभी तक की चीजें, वो यहाँ पर हमारे पास है। कैसे? परागकोश प्रारंभिक अवस्था, ठीक है, प्रारंभिक अवस्था में कैसा था? ये एपिडर्मिस से कवर था, ये बोला था हमने। समरूपी कोशिकाएं थी, कोशिकाओं का जो समूह था वो कैसा था? समान था, एक दूसरे से समान थी वो, ठीक है। उनमें क्या हुआ? धीरे धीरे संरचनात्मक परिवर्तन आए। कैसे परिवर्तन आए? संरचनात्मक परिवर्तन आए, और सुबीजाणुधानीय परिवर्तन के बाद 4 परागपुट हमें मिले। क्या मिले? 4 परागपुट मिले। अधस्त्र कोशिकाएं जो थी, यानी कि हाइपोडर्मल सेल्स, वो क्या हुई? फिर प्रपसु कोशिकाएं उसमें मिली, जो कि सघन जीव द्रव्य वाली थी, बड़ी कोशिकाएं थी। उनमें क्या हुआ? धीरे धीरे परिणत विभाजन हुआ। वापस से हम देख रहे हैं, हमारे पास क्या था बच्चों? परागकोश था, 4 परागपुट थे उसमें, ठीक है। वो आगे जब इनिशियल स्टेज थी उसकी, तो वो क्या हुआ था? बाहर कोश त्वचा से ढका हुआ था, यानी कि एपिडर्मिस से ढका हुआ था। फिर उसके अंदर हमने देखा प्रपसु कोशिकाएं। प्रपसु कोशिकाएं में जो था परिणत विभाजन हुआ, 4 परागपुट हमें मिले। फिर हमने देखा कि जो प्रपसु कोशिकाएं हैं, जब परिणत विभाजन हुआ तो 2 कोशिकाओं का निर्माण हुआ। 2 कोशिकाओं का निर्माण हुआ, प्राथमिक भित्तीय यानी कि प्राइमरी पैरेटियल सेल्स, दूसरी है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं। भित्ति है तो भित्ति है तो क्या बनाएगी भाई? भित्ति बनाएगी। और यदि बीजाणुजन यानी कि जनन से रिलेटेड है तो ये क्या बनाएंगी? मात्र कोशिकाएं बनाएंगी, ठीक है। तो प्राथमिक भित्ति क्या बना रही है? परागकोश की भित्ति। अब परागकोश की भित्ति भी कैसी होगी? बाहरी त्वचा यानी एपिडर्मिस, अंतःथीशियम यानी एंडोथीशियम, मध्य परत यानी मिडल लेयर, और पोषुतक यानी कि टैपिटम। आया समझ में? ये 4 हमारे पास मिलेंगी। कौन बनाएगा? ये हमारी जो प्राथमिक भित्ति बनी, किसने? परिणत विभाजन के फलस्वरूप, ठीक है। फिर हम देख रहे हैं एक और कोशिका बनी थी, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। ये क्या करेगी? लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करेगी, या बीजाणुजन कोशिकाएं बनाएगी, जिसमें आगे चल के अर्धसूत्री विभाजन होगा और लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा। आया समझ में? देखो चीजें थोड़ी सी टफ लगेगी, क्यों? क्योंकि लैंग्वेज का असर है ना, ये लैंग्वेज का प्रॉब्लम है यहाँ पर। बाकी आप ये जब आप ये चीजें पढ़ लोगे ना, तो ये मैटर आपका इजी हो जाएगा। आया समझ में? आगे बढ़े अपन। परागकोश भित्ति। अब हमने क्या बना? 2 कोशिकाएं बनी, जिसमें से एक भित्ति कोशिका बनी थी, प्रारंभिक भित्ति कोशिका, उससे परागकोश की भित्ति का निर्माण हमारा यहाँ पर हो रहा है। इनका निर्माण परागकोश भित्ति कोशिका में होता है। किनका निर्माण होता है? जो भित्ति है परागकोश की भित्ति कोशिका में होता है, ठीक है। परिपक्व अवस्था में 4 स्तरों में दिखाई देती है। यदि आपसे पूछे कि परागकोश मैच्योरेशन स्टेज में कितनी भित्तियां पाई जाती है,
उसकी परिपक्व अवस्था में कितनी भित्तियां पाई जाएगी, तो 4। कौन कौन सी, बाह्य त्वचा, ठीक है, और मध्य त्वचा, फिर हम बोलेंगे कि अंतः त्वचा और बोलेंगे पोषुत्वक, ठीक है। ये 4 मिल गई हमें। ये 4 स्तर परिधि के केंद्र की और एक निश्चित अवस्था में होते हैं, बाह्य त्वचा, अंतःस्थीशियम, मध्य स्तर और पोषुत्वक, ठीक है। इधर आके देखते हैं एक बार डायग्राम में। ये देखो, ये आपको डायग्राम दिख रहा है, इसके अंदर जो बाहरी भार वाली है वो तो होगी बाह्य त्वचा, एपिडर्मिस, फिर जो अंदर वाली लेयर है वो होगी अंतःस्थीशियम, है ना, एंडोथीशियम, फिर जो इसके अंदर ये 2-3 परतें हैं वो हो गई मध्य परत यानी मिडल लेयर्स, फिर इसके अंदर एक और सबसे अंदर की तरफ जो लेयर है वो है टैपिटम, जो उसको पोषण प्रदान करेगी। आया समझ में। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। बाह्य त्वचा क्या है, एपिडर्मिस क्या है, ठीक है। बाहरी त्वचा का एक एकल स्तर है, मतलब एक सिंगल लेयर पाई जाएगी, ठीक है। परागकोश की सुरक्षा का कार्य करती है। अरे भाई सीधी सी बात है ना, आप खुद सोचो, अभी हम एक वॉल है, हम जिस रूम में बैठे हैं, घर में बैठे हैं, वॉटएवर, एक घर में बैठे हैं तो हमारे चारों तरफ वॉल होगी, बारिश हो रही होगी तो हमें बचाएगा, धूप आएगी तो हमें बचाएगा, गर्मी लगेगी तो हमें बचाएगा, हाँ या ना, क्योंकि वॉल हमें क्या कह रही, सुरक्षा। तो भाई इसकी जो भित्ति होगी परागकोश की, बाहरी भित्ति होगी, वो बेसिकली कार्य क्या करेगी, सुरक्षा का तो करेगी, हाँ या ना। तो सीधी सी बात है, आपसे पूछा जाए कि बाह्य त्वचा का कार्य बताइए, सुरक्षा का कार्य है, सो सिंपल, हाँ या ना। परिपक्व अवस्था में ये स्पर्श रेखी दिशा में दीर्घित होती जाती है, मतलब स्पर्श रेखा में ये क्या करेगी, दीर्घित होती जाएगी। अंतःस्थीशियम यानी कि एंडोथीशियम, ठीक है, यानी कि अब देखो अंदर वाली जो त्वचा है ये रही, अंतःस्थीशियम ये रही, ठीक है। बाहरी त्वचा के बिल्कुल ठीक नीचे मान लीजिए ये हमारी एपिडर्मिस है और इसकी जस्ट वाली जो लेयर होगी वो होगी एंडोथीशियम, ठीक है। त्वचा मोटी होगी, त्रिज्या दीर्घत होगी, मतलब रेडियली इलोंगेटेड करेगी। कैसे करेगी, ये देखो, ये जो मान लीजिए इस तरह की त्वचा है, ये अंदर की तरफ रेडियली इलोंगेटेड होगी, ठीक है, अंदर की तरफ त्रिज्यत ये दीर्घीकरण करेगी। बेसिकली ये यू मतलब अल्फा सेलुलोज की बनी होती है, यू शेप्ड होती है, ठीक है, यू शेप दिख रही है आपको, है ना, और ये अल्फा सेलुलोज की बनी होगी। सभी प्रकृति आर्द्रता ग्राही होगी, इसकी जो प्रकृति है वो कैसी है, आर्द्रता ग्राही। शून्य अवस्था में इनमें तनाव उत्पन्न होता है, जब शून्य अवस्था पाई जाती है तो इनमें खिंचाव होता है, एक टेंशन शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से परागकोश में स्फुटन होता है और परागकण बाहर निकल के कहाँ जाते हैं, स्त्री के सर पे जाते हैं। चीजें क्लियर हो रही है। फिर मध्य परतें, 1 से 3 परतें होती है जो मध्य स्तर को बनाती है, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पर हमारा पहले बाह्य त्वचा, फिर हमने देखा एंडोथीशियम जो यू शेप्ड होती है, फिर 1, 2 और 3, ठीक है। 1 से 3 परतें जो होगी ना, ये जो है ये कैसे रहेंगी, मध्य स्तरें कहलाएंगी। क्या होगी, मध्य स्तर यानी मिडिल लेयर्स होंगी। ये कोशिकाएं पतली होती हैं, नेचुरल सी बात है, 2-4 होंगी तो पतली होंगी, भित्ति युक्त होती है और अल्पकालिक थोड़े समय के लिए ही रहती है, ठीक है। पोषुत्वक और टैपिटम, पोषुत्वक और टैपिटम सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है परागकोश की। क्यों, क्योंकि ये पोषण प्रोवाइड कराती है परागकणों को, जब उनका परिवर्धन चल रहा होता है तो ये क्या करती है, उसको पोषण प्रोवाइड कराती है। सबसे आंतरिक और विशिष्ट स्तर है, विशेष इसलिए है कि स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये पोषण का कार्य कर रही है। टैपिटम कोशिकाओं को कोशिका द्रव्य सघन व केंद्रक स्पष्ट होता है। परिपक्व अवस्था में बहुकेंद्रकीय व बहुगुणित हो जाती है। जब इनकी मैच्योर स्टेज होगी तो ये बहुत सारे केंद्रक इसमें देखने को मिलेंगे और ये बहुगुणित होगी, ठीक है। आवृत बीजी पादपों के स्वभाव के आधार पे जो टैपिटम है वो 2 प्रकार की होती है। अमीबीय टैपिटम, क्वेश्चन भी आता है ये, और स्रावी व ग्रंथियल टैपिटम। आपसे पूछा जा सकता है टैपिटम का क्या कार्य है और ये कितने प्रकार की पाई जाती है, तो आपका आंसर होगा ये अमीबीय टैपिटम होती है और एक स्रावी व ग्रंथि टैपिटम भी हो सकती है। फिर हम देखेंगे प्रोयोबिस काय। जो प्रोयोबिस काय है वो क्या है, बेसिकली ये गोलाकार संरचना होती है, टैपिटम से ही बनती है। स्पोरोलेनिन नामक पदार्थ जमने से, स्पोरोलेनिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी आगे जाकर के हम पढ़ेंगे कि स्पोरोलेनिन का बेसिकली कार्य क्या है, ठीक है। तो ये स्पोरोलेनिन पाया जाता है जिसकी वजह से यूबिस काय में परिवर्तित हो जाता है, मतलब यूबिस बॉडी बन जाती है। ये बाह्य चौल के निर्माण में सहायक होती है। अंतः चौल और बाह्य चौल अभी अपन पढ़ेंगे परागकणों में, तो बाह्य चौल के निर्माण में ये क्या करती है, हेल्प करती है, ठीक है। परागकणों के परिवर्धन में टैपिटम जो है वो पोषण का कार्य
करता है। परागकोश में टैपेटम का ह्रास यानी कि डीजनरेशन परागकणों के विकास से पूर्व ही हो जाता है। जो टैपेटम है वो लुप्त हो जाती है कब? जब परागकणों का निर्माण होने लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने देखा सेकंड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। थोड़ा सा टफ लग सकता है, 2-3 बार देखोगे तो यूज टू हो जाओगे क्योंकि यहाँ लैंग्वेज टफ है। मैं कोशिश कर रही हूँ थोड़ा और इजी करने का, और चीज़ें जब आएंगी हम और डायग्रामेटिकली पढ़ लेंगे और मैं कुछ बनाऊंगी भी, आप चिंता मत करो। लेकिन आप थोड़ी थोड़ी अपनी तरफ से भी कोशिश करो, समझ में आएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ में। धन्यवाद।